विलंब से मिला न्याय न्याय नहीं रह जाता। यदि इस वाक्य को भारतीय न्यायिक प्रणाली से जोड़कर समझेंगे तो परिणाम काफी निराशाजनक होगा। भारतीय अदालतों में जिला सत्र न्यायपालिका से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लंबित मामलों का अंबार है। वहीं पुलिस सुधार की मांग भी बहुप्रतीक्षित है। साथ ही जेल में बंद कैदियों की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हाल ही में जारी किए गए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम विस्तार से इस बात पर भी गौर करेंगे कि भारत में अदालतों, कैदियों की स्थिति और पुलिस व्यवस्था की स्थिति कैसी बनी हुई है। तो चलिए अब हम सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आईजेआर 2022 जारी कर दिया गया है। तो इसके विभिन्न पहलुओं को हम समझेंगे, देखेंगे कि इस रिपोर्ट में अदालतों में लंबित मामले, पुलिस व्यवस्था और कैदियों को लेकर के क्या क्या बातें की गई है। और इस रिपोर्ट में 4 स्तंभ बनाए गए हैं। तो वह 4 स्तंभ क्या क्या है, उसमें क्या जरूरी सुझाव और बदलाव हो सकते हैं ताकि भारतीय प्रणाली जो है, न्यायिक प्रणाली, इसमें सुधार देखने को मिले। उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं, हम एक प्रश्न के साथ आपके लिए आते हैं और प्रश्न जो है प्रीलिम्स का है। तो आगामी प्रीलिम्स एग्जाम भी है आपका 28 मई को। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी देखिए, यह टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी से एक प्रश्न भी है और इसका जवाब इसी पूरे लेक्चर में होगा। तो बहुत ध्यान से यदि पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो इसका जवाब आप ढूंढ पाएंगे। फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख सकते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आईजेआर 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दूसरा कथन है और यहाँ कमांड है सत्य है। इसे देख लेना है। तो सत्य कथन को पहचानना है, उसके आधार पर विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है, रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय के स्तर पर, ध्यान देना है, उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, उच्चतम औसत पेंडेंसी के मामले में उत्तर प्रदेश तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। दूसरा कथन है, वर्ष 2021 के दौरान जेलों में कैदियों की संख्या में 10.8% वृद्धि के साथ जेल में कैदियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही है। ये दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है, आपको यह देखना है कि क्या यह दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। जैसा भी हो, 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हैं। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यह रिपोर्ट क्या है, चर्चा में क्यों आ गया है। देखिए, सबसे पहले जो आपको नोट करना जरूरी है वो है टाटा ट्रस्ट द्वारा, यानी कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। इससे पहले भी 2 बार यह रिपोर्ट जारी किया जा चुका है, 2019 में, 20 में, 21 में नहीं आया था, फिर 2022 में आया है। तो यह जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें कुछ जरूरी बातें की गई है, खास करके न्याय प्रणाली को लेकर के। जो न्याय अदालत है हमारे यहाँ, उसमें वैकेंसी कितना है, लंबित मामले क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के। जैसे न्यूज़पेपर की कटिंग को आप देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, जज वैकेंसीज रिमेन इंडेमिक। अब यहाँ समझिए, ये जो इंडेमिक वर्ड जो यूज किया है न्यूज़पेपर में, इंडेमिक का मतलब होता है कोई बीमारी हो जो खत्म नहीं हो रही हो। तो अब इसी वर्ड को देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया गया है कि जजेज की जो वैकेंसी है, रिक्त स्थान है हमारे जो अदालत है वहाँ पर, और यह जो समस्या है यह खत्म लेने का नाम नहीं ले रही है, यानी कि वैकेंसी नहीं सही समय पर फिल किया जा रहा है। यहाँ देखिए, इसमें कहा गया है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है, उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें की गई है। स्ट्रेंथ ऑफ जो जजेज हैं उसका नंबर बताया गया है कि 1108 जजों की वैकेंसी होनी है। हाई कोर्ट जो है, जो फंक्शन कर रही है, वो केवल 778 जजों के साथ। तो जो यहाँ वैकेंसी देखने को आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। यदि अदालतों में न्यायाधीश ही नहीं होंगे तो मामले तो पहले से भी लंबित हैं, तो इसका बोझ और बढ़ता जाएगा। चलिए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं और विस्तार से इस पर बात करते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन डिटेल से इस पूरे रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, क्योंकि जब भी कोई रिपोर्ट निकलता है तो यूपीएससी की नज़र सबसे पहले उस पर पड़ती है। फेवरेट टॉपिक होता है यूपीएससी का, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी और मेंस में भी। और उसमें भी यदि रिपोर्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 1-2
महीने पहले आ जाए फिर तो आपको पूरी तरह से सतर्कता के साथ उस टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। 2 बार पहले भी हो चुका है, 2019 और 2020 में, 21 में नहीं आया था, 2022 में फिर से जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वहां पर, यहां देखिए 4.9 करोड़ मामले लंबित हैं। पेंडिंग मामलों की संख्या 4.9 करोड़ है। वर्ष 2020 और 2022 के मध्य उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या में 2% की वृद्धि हुई है। यह एक अच्छी बात है कि न्यायालय में जो है लैंगिक समानता की बात की जाती रही है। और यदि यहाँ अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल में उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है और वह वृद्धि तकरीबन 2% तक हुआ है। तो यह एक अच्छी बात है, शुभ संकेत न्याय व्यवस्था के लिए है। हालांकि इसमें और तेजी से वृद्धि होनी चाहिए थी। खैर, जिला अदालत स्तर पर जजों की कुल संख्या में महिलाओं की संख्या 35% है और यह बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की संख्या 35% तक पहुंच गई है। जो जजेज हैं, महिला जजेज, उनकी बात की जा रही है और यह अपने आप में ही एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। तो उम्मीद की जाती रही है कि जिस तरह से यहाँ पर जिला अदालत में महिला जजेज की संख्या अच्छी खासी है, वैसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी महिला जजेस की संख्या बढ़े, उनका प्रतिनिधित्व जो है वहां बढ़ता हुआ दिखे। अच्छा, अब इस रिपोर्ट को जो जारी किया गया है, इस रिपोर्ट के कुछ आधार बनाए गए हैं। 4 मुख्यतः आधार हैं, उन आधारों को देखिए। तो एक तो न्यायपालिका को लेकर के यह रिपोर्ट बात करती है। दूसरा, जेल को लेकर के बात करती है कि जेल में कैदियों की स्थिति क्या है, जेल की जो सुख सुविधाएं हैं या कि जो कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वहां, वह किस तरह से है। कानूनी सहायता की बात की जाती है कि जो कैदी हैं उनको कानूनी सहायता दी जा रही है या नहीं। दूसरा, पुलिस व्यवस्था को लेकर के लंबे समय से यह कहा जाता रहा है कि भारतीय जो पुलिस व्यवस्था है वह कुंठित लोगों की व्यवस्था है, इसमें सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है। कई रिपोर्ट्स पे जारी किए गए हैं, आप द्वितीय प्रशासनिक रिपोर्ट्स को भी देखेंगे तो उसमें भी इस तरह की बातें की गई है। तो यहाँ पर इन्हीं 4 आधार को लेकर के हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले स्तंभ की बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और आपके लिए भी और हमारे देश की न्यायपालिका के लिए। देखिए, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्यायपालिका के संदर्भ में कुछ बातें की गई है। जब भी आदमी निराश होता है, अपने जीवन में किसी भी समस्याओं से ग्रसित होता है, तो आप देखते होंगे कि न्यायपालिका के प्रति उसका जो विश्वास है वह काफी होता है और एक दूसरे को लोग कहते भी हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि कोर्ट की व्यवस्था पर लोगों को यकीन है, अदालतों पर यकीन है। इसीलिए न्यायपालिका को दुरुस्त होना चाहिए, वहां पर वैकेंसी पूरी होनी चाहिए, मामले लंबित ना हो। इन्हीं सब मुद्दों पर रिपोर्ट दी गई है, जरा उसको देख लेते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि उच्च न्यायालय की क्या स्थिति है, हमारे देश के जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, जरा उस पर चलते हैं। देखिए, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या जो है 1108 है, यानी कि हमारे देश के हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए थी वह 1108 होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका है। आप इसका कारण प्रशासनिक कह सकते हैं। तो प्रशासनिक कारणों से क्या हुआ है कि अभी जो कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या है वह केवल 778 है, बाकी सीटें अभी रिक्त पड़ी हुई है। उच्च न्यायालय के स्तर पर उच्चतम औसत पेंडेंसी जो मामले लंबित हैं क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे है, यानी कि उत्तर प्रदेश की स्थिति आगे है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति इसमें सबसे दयनीय है। और वह क्या है कि पहले नंबर पे इसमें आ जाता है, दूसरे नंबर पे उससे पीछे पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। और जो औसत जो है पेंडेंसी वर्ष अगर आप देखेंगे तो 11.34 वर्ष है, यानी कि तकरीबन कह सकते हैं 11 वर्ष है। और यहाँ पर लगभग पश्चिम बंगाल में 9.9 वर्ष, यानी कि तकरीबन 10 वर्ष जो है यहाँ पर पेंडेंसी है। यहाँ पर उच्च न्यायालयों में सबसे कम औसत पेंडेंसी अगर देखते हैं तो यहाँ पर त्रिपुरा का आता है, फिर उससे पीछे सिक्किम और फिर मेघालय। त्रिपुरा जहाँ 1 वर्ष, सिक्किम लगभग 2 वर्ष और मेघालय भी लगभग 2 वर्ष, 2.1 वर्ष। यहाँ एक बात आपको ध्यान देना है, ये तीनों जो हैं नॉर्थ ईस्ट के हैं स्टेट, ठीक है।
ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, आप देखेंगे त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय। यहाँ पर आबादी भी बहुत कम है, यह भी एक फैक्टर हो सकता है। अब जरा इस ग्राफ पे आप नजर डालिए और इस ग्राफ को बहुत ध्यान से हम देखते हैं। देखिए, द केस पेंडेंसीज इन हाई कोर्ट इज वर्स देन इन सब ऑर्डिनेटेड कोर्ट्स। यहाँ देखिए, हाई कोर्ट में जो केसेस की स्थिति है वह जिला अदालतों से भी बहुत बुरी स्थिति में पहुंची हुई है। इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो केस पेंडिंग है इसको यहाँ पर देखिए, और कितने वर्ष से कौन सा केस जो है कितने वर्ष लंबा पेंडिंग है उसको यहाँ पर देख लीजिए। और यह जो है देश के 25 हाई कोर्ट्स जो हमारे देश में है उसकी स्थिति को लेकर के बताया गया है। अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में जितने भी केसेस अभी लंबित हैं उसमें से तकरीबन यहाँ जो 51.7% केस है वह 0 से 5 ईयर्स का है, यानी कि तकरीबन 50 या 51% केस जो है वह 5 साल या उससे नीचे का समय उसमें लंबित है। तकरीबन 24% केस जो है वो 5 से 10 साल तक पुराना है, यानी कि अभी तक उस पर काम कुछ नहीं हो सका है या अभी तक मामला पूरा क्लियर नहीं हो सका है, फैसला नहीं आ सका है। 19% केस जो है 10 से 20 साल तक पुराना हो सकता है। आप समझिए ये अपने आप में कितना बड़ा आंकड़ा है कि 19% केस जो है लगभग 10 से 20 साल तक जो है उस पर न्याय नहीं आया है, और 5% तो ऐसे केसेज हैं जो 20 साल से भी पुराने हैं। अब इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली कितनी दयनीय स्थिति में यहाँ पर नजर आती है। जो लोगों का विश्वास कोर्ट पे है, अदालतों पे है, वह आखिर कैसे पूरा होगा, वह बरकरार कैसे रहेगा। अब चलिए अधीनस्थ अदालतों की स्थिति जरा देखते हैं। हाईकोर्ट का हमने देख लिया है, यहाँ पर अधीनस्थ अदालतों की स्थिति में देखेंगे तो स्वीकृत न्यायाधीशों की जो स्थिति है वह 24,631 इनकी संख्या है। लेकिन यहाँ पर अभी जो कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बताई गई है इस रिपोर्ट के आधार पर वह केवल 19,288 है। तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा अमाउंट है, एक बहुत बड़ा संख्या है जो खाली है, रिक्त है। यहाँ पर केस क्लियरेंस रेट को समझ लीजिए, CCR केस क्लियरेंस रेट क्या होता है। देखिए, यह किसी एक वर्ष में, यहाँ पर ध्यान से समझिए, कोई एक वर्ष में जितने मामले दर्ज हुए हैं और कितना मामला का निपटान हो गया है उसका प्रतिशत, उसका अनुपात निकाल लेते हैं एक तरह से। समझ लीजिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए एक वर्ष, किसी भी एक वर्ष को ले लीजिए और मान लेते हैं कि उस एक वर्ष में 100 केस जो है वह दायर किया गया, ठीक है, लंबित है, और वहां पर 10 केसेस जो है उसका पूरी तरह से निपटान कर दिया गया, तो 10% क्या हो जाएगा, इसका CCR होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का यदि आप समझ लेते हैं तो अब मैं जब भी CCR कहूंगा आपको समझ लेना है कि मैं केस क्लियरेंस रेट की बात कर रहा हूं, और आपके दिमाग में यह फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि एक साल में जितने भी मामले अदालतों में दायर किए गए और अदालत उस एक साल में उन मामलों में से कितने मामलों का फैसला दे देती है। यदि ऐसा होता है तो फिर जो उसका अनुपात निकलेगा उसे CCR कहा जाएगा, यानी कि केस क्लियरेंस रेट कहा जाएगा। तो यह चीज अगर आप समझ गए हैं तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जहां जहां मैं CCR कहूंगा आपको ध्यान रखना है इस चीज को। CCR के मामले में उच्च न्यायालयों की स्थिति क्या है, जरा इसको देख लीजिए। 2018-19 के दौरान केवल, यहां ध्यान रखिए, केवल 4 उच्च न्यायालयों का CCR 100% या उससे अधिक था। अब यहां समझना है, यदि CCR 100% हो गया तो इसका मतलब है कि वहां पर जो मामले लंबित हो रहे हैं, यानी कि दायर मामले जो अदालतों में की जा रही है उसकी संख्या पहले की तुलना में गिरती जा रही है, यानी कि ये अच्छी स्थिति है न्याय प्रणाली के हिसाब से देखें तो। हालांकि 2022 में 100% या उससे अधिक CCR वाले उच्च न्यायालयों की संख्या 12 थी। अब यहां देखना है कि उस वक्त क्या था, 2018-19 में आप देखेंगे तो CCR 100% है और यह 4 राज्य में, लेकिन 2022 में यह जो स्थिति है 100% CCR या उससे अधिक 12 राज्यों में हो गया है। तो यानी कि स्थिति में जो है सुधार हो रहा है। सबसे अधिक CCR वाले उच्च न्यायालय कौन से हैं, यानी कि जो अच्छी स्थिति में है इस चीज को लेकर के, केरल में 156% है CCR रेट, यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि यदि 100% होता है या इससे अधिक हो जाता है CCR, इसका मतलब है कि वहां पर जो लंबित मामले हैं उसकी संख्या लगातार गिर रही है, और केरल में 156% पे CCR है। इसका मतलब है कि केरल में इसकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। ओडिशा में 131% है, तो यहाँ भी स्थिति काफी अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन सबसे कम CCR वाले जो उच्च न्यायालय हैं वहां की स्थिति देख लीजिए, और उसमें बॉम्बे है। यहाँ पर बॉम्बे जो हाईकोर्ट है उसका
केवल 72% सीसीआर है। यानी कि इसके कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर मामले एक वर्ष में अधिक दायर किए जा रहे हैं, लेकिन उसका निपटान बहुत कम हो पा रहा है। अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय बहुत कम ही निकल के आ रहा है। राजस्थान इसके बाद आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद, और यहाँ पर केवल सीसीआर 65% है। तो इन राज्यों की स्थिति जो है इस मामले में बहुत ही दयनीय है। अब यहां समझ लीजिए, न्याय वितरण के मामले में इस पॉइंट को ध्यान रखना है। न्याय वितरण के मामले में कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार से चली है और लोगों को न्याय कितना त्वरित मिल पाया है। तो उसमें समझ लीजिए, न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले जो 18 प्रमुख और मध्यम आकार के जो राज्य हैं उनकी बात की जा रही है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 18 राज्यों की बात की जा रही है जहाँ का पॉपुलेशन देखा जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन तो जो है या तो बहुत अधिक है या मध्यम आकार का है, उसको लेकर के बात करते हैं। वहां पर यदि न्याय वितरण का मामला आप देखेंगे तो यहां पर आप देख लीजिए, यह जो है कर्नाटक इसमें पहले नंबर पे है। इसको ध्यान से समझिए, यहां मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक का पहला स्थान है, तमिलनाडु का दूसरा, तेलंगाना का तीसरा। यदि आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यह तीनों राज्य जो है द्रविड़ राज्य हैं, यानी कि हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में जो अवस्थित राज्य हैं यहां से आते हैं। इस मैप पर देखिए तो यहाँ पर पहले नंबर पर न्याय वितरण के मामले में आपको कर्नाटक नजर आएगा, वहीं दूसरे नंबर पे यहाँ पर तमिलनाडु नजर आएगा, तीसरे नंबर पे तेलंगाना का स्थान आता है, चौथा नंबर पे देखिए गुजरात यहाँ आपको दिखेगा, पांचवा पर आपको आंध्र प्रदेश राज्य दिखेगा, छठा पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केरल एक छोटा सा राज्य है यहाँ दिखेगा, सातवां पर आपको झारखंड दिखेगा, वहीं आठवां पर आपको मध्य प्रदेश दिखेगा। और इसी तरह से 18 राज्यों में बांटा गया है। ये 18 वे राज्य हैं जहां पर आबादी जो है काफी ज्यादा है, या कम से कम आबादी की संख्या जो है ये जो है 1 करोड़ से अधिक है। तो इस स्थिति में इनका जो एक तरह से आंकड़ा निकाल के तैयार किया गया है, यह हम देख रहे हैं 2022 के हिसाब से। चलिए अभी जो नया आंकड़ा आया है, अब यहां समझते हैं 1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची को। हमने अभी बड़े राज्यों की सूची में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य लिए थे, अब यहां पर 7 छोटे राज्य अलग से निकाल लेते हैं। उससे पहले हमने कितना लिया था, 18 राज्य का आंकड़ा लिया था। अब इस मैप पर हम 7 अलग अलग राज्य लेंगे जहां पर आबादी 1 करोड़ से कम हो, और वहां पर न्याय वितरण की क्या स्थिति है उसे समझ लेते हैं। इस मामले में आप देखेंगे तो नंबर 1 पर सिक्किम आता है, दूसरे नंबर पर यहां आपको अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर यहां त्रिपुरा का स्थान आता है। चौथे नंबर पर आप देखेंगे यह जो राज्य है छोटा सा मेघालय, इसका नंबर आता है। पांचवें नंबर पर यहां पर आपको मिजोरम दिख जाएगा, ठीक है, और छठे नंबर पर आपको यहां पर हिमाचल प्रदेश दिखेगा। ये रहा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। और 7वें नंबर पर देखिए यहाँ पर कुछ ये जो देख रहे हैं पॉइंट, यहाँ पर गोवा नजर आएगा, ठीक है। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर आबादी 1 करोड़ से कम है। वहां क्या रिपोर्ट कहता है 2022 का, उसकी स्थिति को समझ लीजिए। गोवा जो है इसमें सबसे निचले 7वें स्थान पर रहा है, यानी कि 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों की बात की जा रही है। अब यहां पर जब हमने इतना चर्चा किया था तो मैंने बताया था इस रिपोर्ट के 4 स्तंभ है। पहला न्यायपालिका, तो न्यायपालिका पर हमने विस्तृत चर्चा कर लिया, वहां क्या स्थिति है उसे समझ लिया। अब दूसरा जो हमारा नंबर है वह जेल का आता है, यानी कि इस रिपोर्ट का जो दूसरा आधार है जेल, उसको समझते हैं कि जेल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या उसके संदर्भ में इस रिपोर्ट में कहा गया है। देखिए जेल की जब भी बात आएगी ना, तो सबसे पहले जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहा ही जाएगा, साथ ही जेल का एक जुड़ाव कैदियों से है। जाहिर सी बात है जेल में कैदियों को ही रखा जाता है, तो कैदियों की क्या स्थिति है इस बात की चर्चा की जाएगी। देखिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसका अधिकार तो ही है ही, हर मानव का अधिकार है, इसलिए कैदी का भी अधिकार होता है। उन सब चीजों को ध्यान में रख करके यह चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। वर्ष 2021 के दौरान जेलों में कैदियों की संख्या 10.8% की वृद्धि के साथ जेल में कैदियों की संख्या जो है लगातार वृद्धि होती जा रही है। यानी कि पिछले 1-2 साल से देखा जा रहा है कि जेल में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इसके कहने का क्या तात्पर्य है, यदि जेल में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है कि
अपराध की जो प्रवृत्ति है वह लोगों में बढ़ती जा रही है। क्राइम रेट बढ़ रहा है समाज में, क्राइम रेट बढ़ेगा तो वहां पर काम अगर पुलिस सही से करेगी तो वो लोग अरेस्ट भी होंगे, पकड़े भी जाएंगे और फिर जेल में लाए जाएंगे। लेकिन अब जब यहाँ वृद्धि हो रही है लगातार, तब क्या होगा कि जेल की जो स्थिति है वह ओवरलोडेड हो जाएगा, यानी कि इसके बाद फिर वहां पर कैदियों की रखने की क्षमता उस जेल में मौजूद नहीं रह जाएगी। तो यह एक समस्या उत्पन्न होगा लगातार। देखिए, कैदियों की कुल संख्या में 77% कैदी जो है अंडर ट्रायल है। इस बात को ध्यान से समझिए। भारतीय न्यायपालिका का यह सबसे बड़ा दोष है। इसे माना जाता है कि अंडर ट्रायल की प्रोसेस, अब देखिए जरा कि कैदी जो 100% कैदी हैं, यदि मान लीजिए किसी जेल में 100 कैदी हैं तो उस जेल में 100 कैदी में से 77 कैदी जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है कि विचाराधीन कैदी। यहां मैं लिख देता हूं ताकि आप इसे लिख लीजिए। जो विचाराधीन कैदी होते हैं ना, यानी कि इन्हें जो है अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि ये सजा के दोषी हैं, मतलब दोषी हैं तो इन्हें सजा मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब तय नहीं किया गया है अभी तक। तो यह स्थिति अंडर ट्रायल के लिए होती है और 77% अंडर ट्रायल होना अपने आप में यह बताता है कि हमारे जो जेल में कैदियों की स्थिति है, जो हमारी पूरी प्रशासनिक संरचना है, वह बहुत अच्छी नहीं है, वहां कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अब चलिए, उसके बाद हमने पहला देखा न्यायपालिका, दूसरा देखा जेल। अब हम तीसरे स्तंभ चलते हैं इस रिपोर्ट का, और वह कहता है कानूनी सहायता की बात करता है, यानी कि लीगल हेल्प की बात करता है। हर व्यक्ति को, चाहे वह कितने बड़ा ही अपराधी क्यों ना हो, लेकिन उसे कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। कहते हैं कि चाहे 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक भी निर्दोष को सजा ना मिले। तो यह एक मूल आधार होता है न्याय पद्धति का। तो इसी को देखते हैं। हालांकि अभी हाल फिलहाल में राज्यों ने कानूनी सहायता के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की है। जब भी कानूनी सहायता की बात की जाएगी तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या बजट की आती है। देखिए, कोई भी राज्य सरकार, अगर आप देखेंगे इस रिपोर्ट को पढ़कर, तो आप पाएंगे कि कोई भी राज्य सरकार न्यायपालिका की स्थिति को सुधारने के लिए अपने बजट का बहुत हिस्सा खर्च नहीं कर रही है। और न्यायपालिका की स्थिति में भी यदि और आप गहराई से पढ़ेंगे और आप पाएंगे कि कानूनी सहायता को लेकर के कितना बजट खर्च कर रही है, तब यह स्थिति और भी दयनीय नजर आएगी। आप चिंताओं से ग्रसित हो जाएंगे इस रिपोर्ट को देख करके। देखिए, लेकिन 2019 से 2021 के बीच कानूनी सहायता क्लिनिकों में, यह जो है कानूनी सहायता क्लिनिक ओपन किया जाता रहा है, तो कानूनी सहायता क्लिनिकों में 44% तक की कमी भी आ गई है। बजट बढ़ रहा है, पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि इस तरह की बातें की जा रही है कि कैदियों की स्थिति को सुधारा जाए, जेलों को स्थिति को बेहतर किया जाए, मानव अधिकार की बात की जा रही है, सिविल सोसाइटी आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे एनजीओ, संस्था, जर्नलिस्ट इसको लेकर के काफी एक्टिव हैं, कई शासक प्रशासक भी लेकर के इसके तहत काफी सकारात्मक रवैया उनका रहा है। तो इसको लेकर के बजट तो आवंटन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद देखा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कानूनी सहायता क्लिनिक था जिसके मदद से सहायता किया जाता, लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाया जाता, उसकी संख्या में भारी कमी देखी गई है। और यह कमी 2-4% की नहीं है। यह रिपोर्ट कहता है कि कानूनी सहायता क्लिनिकों में कमी जो है वह तकरीबन 44% तक की कमी आई है राज्यों की स्थिति में, और यह अपने आप में काफी चिंताजनक स्थिति है। भारत की न्याय प्रणाली समग्र रूप से कम बजट से ग्रसित है, यानी कि इनके पास पैसे ही नहीं है, इस काम के लिए बजट नहीं है। अब यहां समझ लीजिए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर कोई भी राज्य अपने कुल वार्षिक व्यय का 1% से अधिक न्याय प्रणाली पर खर्च नहीं करता है, जिसकी मैंने पहले ही चर्चा की थी कि 2 राज्य छोड़ दीजिए और वह 2 राज्य भी केंद्र शासित प्रदेश है। एक तो देश की राजधानी दिल्ली ही है और एक चंडीगढ़ है। इसके अलावा यदि आप छोड़ दें तो कोई भी राज्य अपने जो है उनका जो कुल वार्षिक आय होता है उसका 1% के आसपास ही खर्च कर रहा है इन सब चीजों पे, न्यायपालिका पे। अधिकांश राज्यों ने केंद्र द्वारा प्राप्त धन की पूरी तरह से उपयोग भी नहीं किया है, और केंद्र सरकार जो सहायता राशि राज्यों को देती है, उनके हिस्से का फंड देती है, अधिकांश राज्यों ने तो उस फंड का भी इस्तेमाल नहीं किया है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति खर्च, जिसमें राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा, जब मैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बात करूं
अब यहाँ पर नालसा को पूरे डिटेल से आपको बताना पॉसिबल नहीं है, किसी दूसरे लेक्चर में इस पर बात कर लेंगे, लेकिन आपका ये दायित्व बनता है कि आप इस टॉपिक को गूगल कीजिए और पूरा डिटेल से पढ़िए, क्योंकि नालसा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि ये चर्चा में इस रिपोर्ट में आ गया है तो, और चर्चा में है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा और स्वयं राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो सरकारें शामिल हैं, मात्र 4.57 रुपये प्रति वर्ष इनका खर्चा है। नालसा को छोड़कर अगर इसका आंकड़ा निकाल लेते हैं तो 4.57 से भी कम ये खर्च आ जाएगा, और वह कहां तक आएगा, 3.87। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब है। अब हमने 3 चीजों की बात कर ली, 3 स्तंभ। पहला क्या था, ध्यान याद कीजिए ध्यान से, न्यायपालिका। दूसरा क्या था, जेल। और तीसरा क्या था, कानूनी सहायता की बात की गई थी। चौथा स्तंभ पे हम आते हैं और आखिरी स्तंभ पर, और वह पुलिस है। पुलिस सुधार की बात तो लगातार भारत में की ही जाती रही है। जितने भी रिपोर्ट्स देखेंगे, प्रशासनिक सुधार आयोग का रिपोर्ट देखेंगे, उसमें भी बातें की जा रही है कि भारत में पुलिस व्यवस्था की अच्छी स्थिति होनी चाहिए। कहा जाता रहा है कि भारत की जो पुलिस है वह कुंठित पुलिस है, उन पर जो वर्कलोड है वह बहुत ज्यादा है, उनकी जो सेवा शर्तें हैं वह बहुत बेहतर नहीं है, और उनकी जो मानदेय है वह भी बहुत अच्छा नहीं है। तो इस वजह से पुलिस जो है हमेशा दबाव में महसूस करती है। तो पुलिस सुधार काफी जो है बहुत प्रतीक्षित है, और यह होना ही चाहिए। इस सभी बातों को लेकर के यह जो है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 काफी चर्चा अपने रिपोर्ट में की है। उसके कुछ बातों को हम यहाँ आपको दिखाते हैं। तो चौथा स्तंभ में हम पुलिस की बात करेंगे, और पुलिस को लेकर के कुछ चीजें देख लीजिए। सबसे पहले रिजर्वेशन वाली चीजों की बात करते हैं, यानी कि समाज का वह तबका जो दलित है, शोषित है, वंचित है, उसके लिए कुछ स्थान पुलिस व्यवस्था में होना चाहिए, है भी। लेकिन फिर क्या उसकी स्थिति है, इसे देखिए। यहाँ कहा गया है कि SC, ST और OBC जो हैं उनको लेकर के प्रत्येक राज्य जो है अपनी पुलिस की जो नियुक्तियां हैं उसमें रिजर्वेशन देती है, यानी कि आरक्षण देती है, ताकि इस वर्ग के व्यक्ति का पुलिस व्यवस्था में प्रतिनिधित्व बढ़ सके। लेकिन यह तो अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसा कोई भी राज्य जो है करता हुआ नजर नहीं आया है कि SC, ST और OBC के लिए जितनी भी जो भर्तियां थी या जितने स्थान तय किए गए थे उन्हें फुलफिल कर लिया गया है। हाँ, कर्नाटका की अगर बात करें तो कर्नाटका ने इस स्थिति को अचीव कर लिया है। तो दूसरा अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को लेकर के, यानी कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश महिलाओं के लिए पुलिस भर्ती में जितनी रिजर्वेशन देता है उसमें से एक भी राज्य उस रिजर्वेशन को फुलफिल नहीं कर पाया है। अब आप समझ सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की प्रतिनिधित्व कितनी कम है, उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। अब यहाँ जरा देखते हैं रूरल और अर्बन क्षेत्रों में, जरा बंटवारा करके देख लेते हैं कि रूरल क्षेत्र में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की क्या स्थिति है, वहाँ कामकाज पे पुलिस पर क्या दबाव है, और शहरी क्षेत्रों में देख लेते हैं कि शहरी क्षेत्र के पुलिस पर क्या दबाव है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं शहरी क्षेत्र के पुलिस की बात करता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए कि शहरी क्षेत्र के पुलिस के बारे में बताया गया है कि वे जो है एक बहुत बड़ी आबादी को कंट्रोल करते हैं अपेक्षाकृत गांव के पुलिस की। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर के भी बताया गया है, और एग्जाम्पल केरल का दिया गया है और गुजरात का। केरल के बारे में कहा गया है कि केरल के जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले पुलिस हैं, वहां पे काज करने वाले पुलिस जो है वह 10 गुना ज्यादा पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं अपेक्षाकृत ग्रामीण पुलिस का। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है 4 गुना, गुजरात के जो पुलिसकर्मी हैं शहरी क्षेत्र में, वह ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिसकर्मी से अपेक्षा 4 गुना अधिक आबादी को कंट्रोल करते हैं। कहने का मतलब है कि इस स्थिति पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में कार्य करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उन पर काफी दबाव है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले जो पुलिस हैं उन पर भी दबाव है लेकिन कम है। इस स्थिति को पाटना चाहिए, इसके बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। अब चलिए यहां पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। यह सुझाव जो है मेरी तरफ से नहीं है, यह सुझाव भी जो है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 की है, जो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। देखिए सुझाव बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुझाव के कुछ पॉइंट्स है वह हम आपके लिए लाए हैं। सुझाव में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर यदि आप पहले सुझाव की ओर देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि 24 दिन और 7 घंटा जो है गाइडेंस होना चाहिए, यानी कि पुलिस स्टेशन को सुधार की बात की गई है। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक केस की चर्चा की गई है। इस केस को आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया था, परमवीर सिंह सैनी।
तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरा रहता है और कोई व्यक्ति अपना मामला दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर जो तैनात नियुक्त अधिकारी हैं यदि उसके मामले को दर्ज नहीं करते हैं तो वरीय अधिकारी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उस अधिकारी पर कार्रवाई कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए यहां पर कहा गया कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए। साथ ही जैसा कि मैंने बताया था कि जितनी भी कैदियों की संख्या है उस कैदी में 77% कैदी ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। तो बहुत सारे कैदियों की स्थिति जो है अंडर ट्रायल में काफी टॉर्चर किया जाता है उन्हें पुलिस के द्वारा। तो यदि सीसीटीवी कैमरा रहता है तो इस पर नजर रखी जाती है, यानी कि ह्यूमन राइट्स वाले जो लोग हैं उसे देख सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। साथ ही तीसरा कहा गया है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं, रिक्तियां हैं, उनको जल्दी से जल्दी फुलफिल कर लिया जाए, नियुक्ति कर दी जाए। अगर आप यहां पर चौथा बात करेंगे तो यहां पर कहा गया है कि इंक्रीज रिसोर्सेज फॉर फर्स्ट रेस्पॉन्स, यानी कि यहां पर संसाधन बढ़ाने की बात की गई है ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। और यहां पर पांचवा सुझाव देखेंगे तो पांचवा सुझाव में कहा गया है इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ कास्ट, जेंडर एंड स्पेशल एबल्ड लोग जो हैं हमारे समाज में, उनकी प्रतिनिधित्व जो है बढ़ाया जाए। किसमें? पुलिस में। अब यहाँ पर छठे सुझाव की बात में, छठा में मुख्य रूप से ट्रेनिंग की बात की गई है कि ट्रेनिंग इस तरह से दी जाए ताकि वो बहुत इफेक्टिव फुल तरीके से काम कर सके। यहाँ पर सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका आठवां सुझाव भी इंपॉर्टेंट है। सातवां, आठवां और ये नवां सुझाव। तो इसमें क्या कहा गया है, क्यों मैं इसे महत्वपूर्ण सुझाव बता रहा हूं, इसे समझिए। यहाँ पर बात की गई है यूटीआरसीज की, यूटीआरसीज के गाइडलाइंस की बात की गई है। तो इसका मतलब होता है कि अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी होती है कि कोई भी कैदी जो अंडर ट्रायल पे है उसके लिए कमेटी होती है, उसका रिव्यू करती है, जांच पड़ताल करती है। तो इस कमेटी के बारे में बात की गई है कि इसको एक्टिव करने की जरूरत है। इसकी जो है कैदियों के साथ लगातार आप उनको मिलाते रहिए, ये ट्रायल अच्छे से कर पाए। यहाँ पर इनको कहा गया है यूटीआरसीज के लोगों को कि इन्हें समय समय पर जेल में जाकर के विजिट करते रहना चाहिए और जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनसे बात करना चाहिए, उनका काउंसलिंग करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बातें की गई है, जजेस के लिए कहा गया है कि जो न्यायाधीश हैं वह भी जेल में जाते रहें और जो कैदी हैं, खास करके अंडर ट्रायल जो कैदी है, उनसे मिलते रहें, उनसे बातें करते रहें और देखें कि क्या उन्हें किसी तरह की परेशानी है, यदि है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसीलिए यह दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट है, इसे देखिए, इसमें कहा गया है एसएचआरसीज की बात की गई है। अब एसएचआरसीज क्या होता है? तो ये मानव अधिकार से संबंधित एक संस्था है और ये राज्य के स्तर पर है, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात की जाती रही है। यानी कि यहाँ पर जो एसएचआरसीज की बात की जा रही है, इनके लिए कहा जा रहा है कि इनको पूरी तरह से संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत है। और आखिरी सुझाव है इसके हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से, कि इस तरह की व्यवस्था डिजाइन किया जाए जिससे जस्टिस जो है, न्याय जो है, त्वरित मिल सके और लोगों का त्वरित जो है मामले का निपटान हो सके। तो यह कुछ सुझावें दी गई है। इसके अलावा भी इस रिपोर्ट में बहुत तरह की सुझावें दी गई है, उसमें से कुछ और महत्वपूर्ण सुझाव आपको मैं बता देता हूं, बाकी आप यदि पढ़ना चाहें तो इस रिपोर्ट को और अच्छे से देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, पुलिस व्यवस्था, अगर आप किसी गांव से आते हैं तो आपको भी यह ध्यान होगा कि आपको अपने गांव में पुलिस देखने को नहीं मिलती होगी, शहरी क्षेत्रों में पुलिस देखने को मिलती होगी। जबकि क्राइम का दर शहर में और गांव में दोनों ही जगह है। गांव में भूमि विवाद बहुत ज्यादा होता है और वहां पर यदि पुलिस त्वरित रूप से कार्रवाई करे तो इसका निपटारा भी किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भर्ती भी करें और साथ ही उन्हें प्रशिक्षित भी करें। नई जेलों का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कैदियों की संख्या में तकरीबन 10% की वृद्धि हो रही है। तो इस स्थिति में नई जेलों की जरूरत हमें है और साथ ही जो वर्तमान जेल है उसका विस्तार करने की भी जरूरत है कि उसे बढ़ाया जाना चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प सुझाव दिया गया है, इस पर गौर कीजिए। अहिंसक अपराधी जो हैं, मान लीजिए जो सिविल केसेस में हैं, फौजदारी केस में नहीं है, तो अहिंसक अपराधी हैं या जिन पर छोटे मोटे मामले दर्ज हैं, उनके लिए सजा और पुनर्वास के वैकल्पिक रूपों का प्रयोग किया जा सकता है।
यहाँ बहुत दिलचस्प बात है। यदि इस तरह की चीज़ों को प्रयोग में लाया जाता है तो भारतीय न्याय प्रणाली जो है उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है और कैदियों की संख्या जो है उसमें बहुत तेजी से गिरावट देखी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए छोटे-मोटे अपराध करके आया है, ऐसा दिखता है कि उस पर बहुत बड़े मामले नहीं हैं, तो उसे इस तरह की सजा दी जानी चाहिए, उसे लंबे समय तक जेल में ना रहना पड़े, यानी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। मान लीजिए जुर्माना लगा देना चाहिए या कुछ दिनों तक का जेल वगैरह भी दे सकते हैं। अंडर ट्रायल कैदियों को लेकर के बात की गई है। अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या को कम करने की बात की गई है ताकि इनकी कानूनी प्रक्रियाओं को तीव्र करें, कारगर बनाए, ताकि इनकी संख्या लगातार कम हो। क्योंकि अंडर ट्रायल कैदियों की जब भी बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है, इसका मामला जो है ह्यूमन राइट से जुड़ जाएगा, मानव अधिकार से जुड़ेगा। यहाँ पर व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत और रिहाई का प्रयोग बढ़ाया जाए, यानी कि अगर आपको जमानत है तो व्यक्तिगत मुचलके पर भी दिया जाए। यह सब करके सुधार किया जा सकता है। लंबित मामलों को कम करने के लिए जजों की संख्या बढ़ाई जाए। इस रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि जज की जो इतनी बड़ी वैकेंसी है उसे जल्दी से फिल किया जाए, जजों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लंबित मामले जो ये बोझ 4 करोड़ से ऊपर हो चुका है भारतीय अदालतों पे, उसका निपटान जल्दी से जल्दी किया जाए। प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है, यानी कि अदालतों में कहा जा रहा है कि भैया आप भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। 21वीं शताब्दी में है तो इसलिए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे ऑनलाइन उपलब्ध करा दें। ऐसा करते हैं तो जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ पाएंगे, जो वकील हैं उनको कागज के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, वेबसाइट से मिल जाएगा सारे काम। खास करके लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आजकल के कर रही है, विभिन्न हाई कोर्ट में भी शुरू हो गया है। तो इस स्थिति को करने की जरूरत है, तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करके और आधुनिकीकरण करके अदालतों की व्यवस्था को और भी बेहतर स्थिति में हम जा सकते हैं। साथ ही महिला न्यायाधीशों की भी बात की गई है और कहा गया है कि इनकी जो प्रतिनिधित्व है, इनकी संख्या है न्यायपालिका में, यह बढ़ाने की जरूरत है। तो यह था पूरा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे डिटेल से समझे होंगे और यदि इससे और बेहतर आपको जानकारी चाहिए या इससे डिटेल्स जानकारी चाहिए तो आप इस रिपोर्ट को और भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने उस प्रश्न की ओर जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, और वह प्रश्न है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं और सत्य कथन आपको ढूंढना है। रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय के स्तर पर उच्चतम औसत पेंडेंसी के मामले में उत्तर प्रदेश तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। किसके मामले में? उच्चतम औसत पेंडेंसी के मामले में हमने चर्चा किया है। वर्ष 2021 के दौरान जेलों में कैदियों की संख्या में 10.8% की वृद्धि के साथ जेल में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये दोनों ही कथन पर हमने चर्चा किया है। आपको तय करना है कि ये दोनों कथन सही हैं या गलत है। उसके आधार पर सत्य कथन को चुन करके 4 विकल्प दिए गए हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगे उस विकल्प को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब भी देते हैं, मैं देखता हूं, लेकिन कुछ लोगों से कई बार गलत हो जाता है। तो क्या कीजिए, वीडियो को दोबारा से देखिए ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ सके। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चर्चा आज हमने की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगी। अगले टॉपिक के साथ जल्द ही मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।